हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज जो हम थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे लेक्चर 1 का ही पार्ट 3 है, जिसमें हम बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेबिट नोट को देख लेते हैं। देखें, जो डेबिट और क्रेडिट नोट हैं, ये जो दो टर्म्स हैं, ये बिज़नेस टू बिज़नेस जो है ना वो यूज़ होती हैं। जब एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को जो गुड्स वो रिटर्न करता है, बायर सेलर को रिटर्न करता है या सेलर बायर को रिटर्न करता है, तो ये डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करते हैं एक दूसरे को इन्फॉर्म करने के लिए कि कितने यूनिट्स रिटर्न हुए और उनकी टोटल अमाउंट कितनी है। ठीक है। तो जैसे डेबिट नोट है, जब कोई बायर जो है वो गुड्स को रिटर्न करेगा, जो भी उसने परचेजेस किए हैं वो रिटर्न करेगा सेलर को, तो वो एक नोट क्रिएट करेगा जिसको डेबिट नोट कहते हैं। ये एक्चुअली नोट्स क्रिएट करने का मकसद ये है कि बिजनेस हर ट्रांजैक्शन को नोट कर रहा होता है, हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहा होता है। तो जब रिटर्न्स होंगी तो फिर भी वो रिटर्न्स के लिए भी तो कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा ना, ताकि वो अपने बिजनेस में उसको रिकॉर्ड कर सके। तो इसी वजह से जब बायर है वो कोई भी जो गुड्स उसने परचेज किए हैं वो रिटर्न करता है सेलर को, किसी भी वजह से रिटर्न कर सकता है। हो सकता है वो एक्सपायर गुड्स उसने रिसीव की हों, या गुड्स जो हैं वो डैमेज हों, या नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन हो। ठीक है। तो कोई भी सॉलिड रीज़न हो सकती है, उसमें कोई भी रीज़न हो सकती है। ठीक है। तो उस केस में जो बायर है वो रिटर्न करेगा सेलर को। तो जब वो रिटर्न कर देगा गुड्स को, तो वो एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसमें गुड्स की डिटेल और उसकी जो भी प्राइस है पर यूनिट और टोटल अमाउंट्स गिवन होंगी। ठीक है। तो ये है जी डेबिट नोट, जो बायर इशू करेगा क्रेडिटर को। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट आर रिटर्न टू द seller for any solid reason, the buyer debits the seller account and informs the seller through a note. This note is called debit note। ठीक है जी। तो इसको डेबिट नोट कहते हैं। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, देखें, फर्स्ट डेबिट नोट बायर इशू करता है सेलर को, और जो क्रेडिट नोट है वो सेलर इशू करता है बायर को। इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इफ गुड्स sold on credit are returned by the buyer, the seller credits the buyer account and informs the buyer through a note. This note is called credit note। इस केस में भी जब बायर जो है वो रिटर्न करेगा गुड्स सेलर को, तो सेलर अपने अकाउंट में वो उसको रिकॉर्ड करेगा और एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा बायर को, जिसको हम कहते हैं क्रेडिट नोट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जिस टर्म को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड स्पेशल जर्नल्स। देखें, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जर्नल्स ट्रांजैक्शंस को डिस्कस किया था। एक जर्नल जो होता है उसमें कॉमन जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, कैश पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो स्पेशल जर्नल्स का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी परचेजेस रिटर्न हुई, आपकी सेल्स रिटर्न हुई, ठीक है, उसके बाद आपने परचेजेस क्रेडिट पे की, सेल्स जो हैं वो आपने क्रेडिट पे की। तो ये जो स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं, इनके लिए कंपनीज जो हैं वो बिजनेसेस जो हैं वो स्पेशल जर्नल्स मेंटेन करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत इजी है। स्पेशल जर्नल, परचेजेस जर्नल बुक और डे बुक। अब इसको परचेज जर्नल बुक भी कहते हैं, परचेज डे बुक भी कहते हैं। परचेज डे बुक का मतलब ये है कि जितनी भी क्रेडिट पे परचेजेस हुई हैं उनको हम परचेज डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। सेल्स जर्नल बुक और सेल्स डे बुक। जो सेल्स डे बुक है इसका मकसद ये है, इसको स्पेशल जर्नल इसलिए कहते हैं कि जितनी भी सेल्स क्रेडिट पे हुई हैं वो हम सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। और थर्ड है परचेज रिटर्न्स। इसको परचेज रिटर्न्स जर्नल भी बोलते हैं, परचेज रिटर्न बुक भी बोलते हैं, और रिटर्न आउटवर्ड बुक्स भी बोलते हैं। जितनी भी परचेजेस रिटर्न होंगी सप्लायर्स को, उसको हम परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद सेल्स रिटर्न जर्नल है और रिटर्न्स इनवर्ड बुक है। तो ये जो बुक है इसको स्पेशल जर्नल इसलिए बोलते हैं कि जितनी भी सेल्स रिटर्न होंगी फ्रॉम द कस्टमर, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे सेल्स रिटर्न जर्नल में। इसको रिटर्न इनवर्ड जर्नल भी कहते हैं। तो जो स्पेशल जर्नल्स हैं उनका जो है वो बेसिक पर्पस ये है कि वो जितने भी क्रेडिट्स पे सेल हुई हैं, परचेजेस हुई हैं, रिटर्न्स हुई हैं, उनको रिकॉर्ड करेगा।
और जो कैश पे मोस्टली ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हम एक जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जिसको जनरल जर्नल कहते हैं। इसके बाद जिस टर्म को हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम ट्रांजैक्शन का फ्लो देखेंगे, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन देखेंगे, तो देखेंगे सबसे पहले हम एक वोचर क्रिएट करते हैं, उसके बाद जनरल ट्रांजैक्शन पास करते हैं। जनरल ट्रांजैक्शन का इफेक्ट लेजर में आता है, और लेजर का जो इफेक्ट है, जो वो फिगर्स को, जो अकाउंट्स को वो समराइज करता है, वो ट्रायल बैलेंस में करता है। और देन फ्रॉम ट्रायल बैलेंस जो हम एंड प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। तो जो ट्रायल बैलेंस है बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट है, इसमें जितने भी आपके अकाउंट्स हैं, परचेजेस से रिलेटेड हैं, रिसीवेबल से रिलेटेड हैं, पेएबल से रिलेटेड हैं, सेल से रिलेटेड हैं, कोई भी जितने भी अकाउंट्स हैं जिनको आपने लेजर्स में मेंटेन किया है, उसकी जो समरी है उन अकाउंट्स की, वो ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल रिसीवेबल्स हैं, आपके पास 20 टाइप्स के रिसीवेबल्स हैं, तो जो 20 टाइप्स के रिसीवेबल हैं उनकी टोटल अमाउंट 10,000 है। तो जो टोटल अमाउंट विद रेलिवेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज रिसीवेबल्स, तो उसको समराइज कर देगा इस डॉक्यूमेंट में, जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। तो इसको भी देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन को। फॉर ईच डेबिट there must be a corresponding credit of an equal amount, therefore total debits must be equal to total credits। क्योंकि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो अकाउंट्स को समराइज कर रहा होता है, इसलिए उसमें डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस विद एन इक्वल अमाउंट दोनों ही शो हो रहे होते हैं इस डॉक्यूमेंट में। ठीक है जी। तो इट इज़ पॉसिबल टू वेरीफाई द अरिथमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द टू साइड्स बिकम इक्वल और नॉट थ्रू अ प्रोसेस नॉन एज ट्रायल बैलेंस। तो जब उन अकाउंट्स को वो समराइज करेगा और उनके डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करेगा इन अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, तो ऑफ कोर्स उसकी जो अरिथमेटिक एक्यूरेसी है वो भी हमें कंफर्म हो जाएगी। तो जो ट्रायल बैलेंस है बेसिकली ये अकाउंट्स को और उनके बैलेंसेस को समराइज कर देता है। इसके बाद जिस टर्म को हम कंसिडर करेंगे वो है रिपोर्टिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ट्रायल बैलेंसेस में डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस इक्वल हो जाएंगे, सब जितने भी अकाउंट्स हैं हमारे उनको हम कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जो स्टेप होगा वो होगा रिपोर्टिंग का, यानी कि बेस्ड ऑन दोज ट्रायल बैलेंसेस, ठीक है, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्रिएट करेंगे, जिसमें इनकम स्टेटमेंट है जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, बैलेंस शीट है जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं, और कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हैं। इनको इन फ्यूचर डिटेल में देखेंगे। इसकी सिंपल डेफिनेशन है वो भी देख लेते हैं। द ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी सिंपल। इसके बाद जो है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। अब जो इनकम स्टेटमेंट है इसका आप समझ लें कि एडवांस वर्जन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, सेम ही चीज़ है, बट अकॉर्डिंग टू IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको बिजनेस की लैंग्वेज में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, ठीक है। और सिंपली इन अ ट्रेडिशनल मैनर हम इसको इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें IAS 1 को और दूसरे स्टैंडर्ड्स को हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो उसमें मैं फिर आपको दोबारा रीमेमोराइज करवा दूंगा कि इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो दो मेन पॉइंट्स हैं वो हम कंसीडर करते हैं, रेवेन्यूज़ कंसीडर करते हैं, रेवेन्यूज़, ठीक है, और उसके बाद ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। तो जब इसको माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगी नेट इनकम या प्रॉफिट, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनकम स्टेटमेंट को स्टेप बाय स्टेप हम ज़रूर देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। सिंगल स्टेप इनकम स्टेटमेंट भी क्रिएट करना सिखाऊंगा मैं आपको, और मल्टीपल स्टेप्स इनकम स्टेटमेंट भी हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद जो स्टूडेंट्स हम टर्म को डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉल्ड बैलेंस शीट, जिसको हम अकॉर्डिंग टू IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बोलते हैं, ठीक है। मैं ये सिर्फ आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन आपने इस पर परेशान नहीं होना। आप फॉर द टाइम बीइंग इन बेसिक टर्म्स को ही डिस्कस करें। इन फ्यूचर अपकमिंग लेक्चर में जब हम एडवांस लेक्चर्स कवर करेंगे, तो उसमें जब स्टैंडर्ड्स को कवर करेंगे तो मैं आपको दोबारा रीमेमोराइज करवा दूंगा। तो जो बैलेंस शीट है इसमें
3 मेन कंपोनेंट्स को हम कंसिडर करेंगे, एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड ऑनर इक्विटी। ठीक है जी, तो इसको देख लेते हैं डेफिनेशन। बैलेंस शीट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग टुगेदर ऑल अकाउंट्स रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो जो ऑनर इक्विटी है उसको लाइबिलिटी साइड पे ही कंसिडर करेंगे हम। तो ये है हमारी सिंपल बैलेंस शीट की डेफिनेशन। इसके बाद जिस टर्म को हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड बैलेंसेस। ठीक है, बैलेंसेस इधर मैं आपसे क्यों डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम ट्रांजैक्शंस पास करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखेंगे, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन सीखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो उन लेक्चर्स में इसको और डिटेल में कवर करेंगे। देखें, जो एसेट्स अकाउंट्स होते हैं वो नॉर्मली डेबिट बैलेंस शो करते हैं, क्योंकि एसेट्स जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो वो नॉर्मली डेबिट बैलेंस शो करते हैं। इसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में आपको बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा कि जब कोई एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट क्यों होता है, डिक्रीज होता है तो क्यों क्रेडिट होता है। इसी तरह जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो वो डेबिट क्यों होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। इनकम है क्रेडिट होती है, ठीक है, जब इंक्रीज होती है तो, और डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। तो इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं हम डिटेल में। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग इन बेसिक चीज़ों को आप समझ लें अच्छे तरीके से। तो अकाउंट्स ऑफ एसेट्स जो होते हैं, जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं उनमें नॉर्मली डेबिट बैलेंस होता है। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड डेबिट बैलेंस है, क्योंकि जो एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट बैलेंस शो करता है अकाउंट। उसके बाद रेवेन्यू अकाउंट्स हैं तो क्रेडिट है। जैसे मैंने आपको कहा जब इनकम इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, इसलिए जो इनकम अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट है, वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। तो इसी तरह लाइबिलिटीज़ जब इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट होती हैं, तो अकाउंट्स ऑफ लाइबिलिटीज़। तो जब लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होंगी तो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा लाइबिलिटीज़ अकाउंट। उसके बाद अकाउंट्स ऑफ ऑनर इक्विटी है, तो जब इक्विटी ऑनर इक्विटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगी, क्योंकि जो इक्विटी या ऑनर इक्विटी है ये बिजनेस की लाइबिलिटी है कि उसने पे बैक करना है ऑनर को। अब बिजनेस की लाइबिलिटी क्यों है, आप सोच रहे होंगे कि ऑनर और बिजनेस तो सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको भी अपकमिंग लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको इन बेसिक टर्म्स की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। सो आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज बेसिक टर्म्स। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताएं, ताकि मैं अपकमिंग लेक्चर में उसको रिकंसिडर करूं। तो सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।